चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो मात्रक है। मात्रक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रक को हम जो है लूसेंट, जिसमें लूसेंट में जो भी दिया हुआ है उसको पढ़ लेंगे। आप जानते हैं कि लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं साइंस में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी राशि को मापने के लिए जिस निर्देश को मतलब मानक को यूज करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। बिना मात्रक का आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस राशि की बात कर रहा है, द्रव्यमान की बात कर रहा है, भार की बात कर रहा है यानी टेम्परेचर की बात कर रहा है, या किसी की भी बात करेगा तो आपको बिना मात्रक का पता नहीं चलेगा। इस तरह से मात्रक देख सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। अब जो है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जो कि नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मूल मात्रकों की संख्या जो है 7 है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। अब जो है इन 7 को ये देखेंगे कि इन 7 में कौन कौन मूल मात्रक है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन देकर आपको पूछे जाएगा कि मूल मात्रक इनमें से कौन है, यानी अब जब आप 7 याद रहेगा तभी आप छांट सकते हैं कि कौन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। भौतिक राशि को देखिएगा, लंबाई सबसे फर्स्ट में देखिएगा। लंबाई का एसआई मूल मात्रक होता है मीटर, और इसको संकेत एम से लिखते हैं यानी एम डिनोट्स करते हैं। उसके बाद दूसरा है द्रव्यमान को किलोग्राम से करते हैं जो केजी होता है। समय की बात कीजिएगा सेकेंड, जो उसको एस लगा के करते हैं। टेम्परेचर जो है यानी ताप को केल्विन में करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में करते हैं, और ज्योति तीव्रता कैंडेला में करते हैं, और पदार्थ का परिमाण को मोल में करते हैं। इस तरह से आपको 7 जो है मूल मात्रक याद रखना है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण का मोल। ये 7 मात्रक आपको याद रखना है ताकि छांटने में आंसर आपको अच्छा हो। दूसरा जो है एसआई के संपूरक मूल मात्रक। एसआई के संपूरक जो है मूल मात्रक 2 और भी हैं, जो एक है समतल कोण यानी जो आप पेपर पे जो कोण आपको दिया जाता है समतल में, उसको रेडियन में मापते हैं। एक घन कोण, जब आप जो है घन वाले कोण बनते हैं तो उसको स्टेरेडियन में मापते हैं। ये भी दोनों आपको याद रखना है कि समतल कोण का रेडियन और घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। उसके बाद जो है कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत उसका दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ये लूसेंट में दिया है कि ताप को जो है पहले डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था, पुराना में सिंबल इसका सेम ही है संकेत, लेकिन देखिए पुराना में डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था, बाद में इसको डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। उसके बाद आवृत्ति को देखिएगा, तो आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है कंपन प्रति सेकेंड, कितना कंपन करता है, तो इसको हर्ज में मापते हैं। इसका मात्रक हर्ज होता है आवृत्ति का। ज्योति तीव्रता को पुराना था कैंडल शक्ति, लेकिन अब उसको कैंडेला कर दिया गया है। पहले सीपी था, अब सीडी हो गया है। यानी इस तरह से आपको 7 जो है मूल मात्रक ऊपर में याद रखना है, और उसके पुराने नाम जो भी है ये नहीं भी याद रखिएगा चल जाए, लेकिन वो 7 मात्रक आपको याद रखना है। अब जो है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बाद आपने देखा था, हमने आपको बताया कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, क्योंकि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक में वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत लंबी दूरी को मापते हैं तो उसे प्रकाश वर्ष नाम में ही काम है। देख लीजिए, प्रकाश को 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अर्थात 1 प्रकाश वर्ष जो है यहाँ नीचे में दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर आप जो है 9.46 देख सकते हैं कि ये जो है 1 प्रकाश वर्ष जो है, यहाँ देखिए आप कि 1 प्रकाश वर्ष जो है 1 प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। यानी अब दूरी को इससे भी प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। अब जो है 1 पारसेक बराबर जो है, आप देखिएगा कि 1 पारसेक बराबर जो है आपको 1 पारसेक बराबर पूछ लिया जाता है कि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर आपको ये भी याद रखता है कि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस वैल्यू को आप नहीं भी याद रखिएगा। जैसे ये दिया हुआ है
ये वैल्यू आपको याद नहीं भी रहेगा तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है तो 3.26 और गुने 1 प्रकाश वर्ष को जब इससे गुना कर दीजिएगा आप, तो ये आपका 3.08 गुने 10⁻16 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 1 पारसेक बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3 वर्ष और 26 जो है ये 3.26 प्रकाश वर्ष दिया, 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। यहाँ 1 प्रकाश वर्ष में आप देख लीजिए 15 मीटर में दिया हुआ है और ये पारसेक में 16 दिया है मीटर में। अब कह रहे हैं बल की सीजीएस पद्धति में मात्रा डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जो है न्यूटन है। बल की बात किया है कि बल का सीजीएस में आप देखिएगा तो सीजीएस होता है कि इसका एसआई का एक नीचे लेवल का एक होता है जिसको सेंटीग्राम और सेकंड में व्यक्त करते हैं। एसआई को तो मीटर में व्यक्त किया जाता है, लेकिन जब उससे मीटर से नीचे जाइएगा तो सेंटीमीटर होता है। तो जब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में जब उसको लिखते हैं उसको डाइन कहते हैं, उसी में डाइन दिया है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। अब दिया है 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन बराबर होता है, मतलब 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, यानी न्यूटन बड़ा मात्रक है, डाइन इसका छोटा मात्रक, तभी तो सीजीएस में दिया है। अब दूसरा है कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। ये आपको याद रखना है कि कार्य का भी जिस तरह से बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है, उसी तरह से कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। जिस तरह से 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता था, उसी तरह से 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अब इसमें दिया है 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। अब लुसेंट जो आपको दिया है 10 के, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं 10⁻12 को क्या कहते हैं, 10⁻10 को क्या कहते हैं। तो 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक दिया गया है। इसमें 2 तरह के घात का प्रतीक, एक तो होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। जैसे कि यहाँ दिया है 10⁻18, 18 एक्जा, 18 को एक्जा कहते हैं यानी एक्सा। 10⁻15, 15 को पेटा। देखिए 15, इसको याद करने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। पहले नाम में आप थोड़ा सा उसको सोचने की कोशिश करें, प से 15, प से पेटा, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है। उसके बाद 10⁻12, 12 को टेरा, इधर 12 इधर टेरा, इधर 10⁻9, 9 को गीगा, 10⁻6, 10⁻6 को मेगा, 10⁻3 को किलो, 10⁻2 को हेक्टो, 10⁻1 को डेका, यानी 10⁻1 10 होता है तो 10 को डेका कहते हैं। 10⁻2 को 100 होता है तो उसे हेक्टो यानी 100 के लिए हेक्टो यूज किया गया है। 10⁻3 1000 के लिए यानी किलो यूज किया गया। उसके बाद जो है इधर देखिए 10⁻−18, -18 को एटो कहा गया है जिसको ए से सूचित करते हैं। और 10⁻−15, -15 को फेमटो कहते हैं। 10⁻−12, -12 को पिको, 10⁻−9, 9 को नैनो, 10⁻6, 6 को माइक्रो, 10⁻3, -3 को मिली, 10⁻-2 को सेंटी और 10⁻-1 को डेसी। अब देखिए जैसे यहाँ आपको 15 से फेमटो, -12 को पिको, -9 को नैनो, ये सभी आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरी जो है अब दिया है अगला जो चैप्टर दिया है उसमें गति के बारे में बताया है। अब गति जो है, गति को पढ़ने से पहले जो है आपको सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि कौन सा अदिश राशि है। अब हम अदिश राशि पढ़ेंगे। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अब देखिए अदिश राशि सिंपल भाषा में समझिएगा, जिसमें दिशा का कोई चर्चा नहीं होगा, डायरेक्शन की, तो उसको हम अदिश राशि में रखेंगे। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान जो जब आप द्रव्यमान का मतलब होता है कि वजन। अब जब भी कोई सामान आप खरीदने जाते हैं द्रव्यमान को, तो उसमें आप ये नहीं कहते हैं कि हमको 10 kg उत्तर दीजिए, 10 kg दक्षिण, ये बात आप बोल के नहीं। चाल, अब देखिए चाल और वेग आपको यहीं आपको समझाते हैं कि चाल वो होता है जैसे आप जो है किसी घर से आप दुकान जा रहे हैं, तो दुकान जाने तक एक आपका जो है प्रॉपर जो है कोई रास्ता होता है जो सीधी रास्ता होता है, एक दूसरा होता है घूम फिर के किसी गली उली से बाहर निकलते हुए जाते हैं, तो वो होता है। तो जो घूम फिर के जाते हैं वो चाल होता है। लेकिन जब आप एक सीधी रेखा में चलते हैं कि एक मान लीजिए कि आपके घर से दुकान उत्तर की ओर है, तो डायरेक्ट उत्तर की ओर जाएंगे, तो वो आपका जो है वेग कहलाता है। तो इसीलिए वेग में चलाता है दिशा, लेकिन चाल में दिशा नहीं होती, क्योंकि आप गली उली घूम के जाते हैं। तो इस तरह से चाल भी आपका अदिश राशि है। आयतन की बात कीजिएगा तो आयतन में भी कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की बात कीजिएगा, कार्य का कोई दिशा नहीं होता है कि मैंने उत्तर की ओर कार्य किया, दक्षिण की ओर कार्य किया, इस तरह से कोई नहीं होती। समय की तो कोई दिशा ही नहीं है। ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि समय जो उत्तर की ओर अभी 5 घंटा आगे की ओर दौड़ रही है, 4 घंटा अभी समय दौड़ रही है पूरब की ओर, ऐसा नहीं सुना होगा। ऊर्जा भी आप नहीं सुने होंगे कि हमरे में जो है उत्तर की ओर
50 जूल ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ऐसा इस आपने नहीं सुना होगा। तो इस तरह से जो है एक दूसरा देखिएगा इसको, तो कार्य, ऊर्जा और समय, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति जो एक आता है आपका वर्क, पावर, एनर्जी, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों जो है अदिश राशि में आते हैं। यहाँ जो है शक्ति नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वर्क, पावर, एनर्जी एक चैप्टर भी आता है, उसको पढ़ना पड़ता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो वो सभी जो है अदिश राशि है। दूसरा दिया है विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। उसके बाद दिया है सदिश राशि। सदिश राशि अब जो है वैसी राशि, नाम में ही काम है, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, तो उन्हें सदिश राशि हम कहेंगे। जैसे वेग, आपको अभी बताए थे कि दूरी, अतिचाल और वेग, वहाँ दूरी भी आ सकता है। वेग देखिए, वेग आपका, वेग में दिशा होती है, सदिश राशि है। विस्थापन, विस्थापन होता है कि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन, दूरी आपका सदिश में चला जाएगा लेकिन विस्थापन आपका वेग में होगा। फिर बल, बल की एक दिशा होती है कि आप उत्तर की ओर 50 न्यूटन बल लगाए हैं। त्वरण, त्वरण में भी दिशा होती है, क्योंकि वेग में परिवर्तन जब आप कीजिएगा तभी त्वरण आता है, तो त्वरण में भी दिशा होती है। इस तरह से त्वरण सदिश राशि है। अब जो है आप देखेंगे डिस्टेंस, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव पॉजिटिव होती है। दूरी सदैव पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि कहीं भी जाना है, किधर भी जाना है, तो आप कुछ न कुछ दूरी तय कीजिएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन दूरी होती है अदिश राशि, क्योंकि ये जो है उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ ये मायने रखता है कि आप किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई बात नहीं है किधर भी जाइए, लेकिन दूरी जो है आपका इसीलिए अदिश राशि है। विस्थापन अभी देखे थे, विस्थापन एक निश्चित दिशा में जब आप जाइएगा, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को किसी निश्चित दिशा में जाइएगा तभी आप विस्थापन आएगा, यह सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा जो है धनात्मक होगी। चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बच्चों वाली बात है, सभी जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में, आप देखिए यहाँ आ गया, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वस्तु के वेग में जब परिवर्तन कीजिएगा तब त्वरण आएगा, यानी वेग जब आपका सदिश राशि है तो वेग में परिवर्तन कीजिएगा, त्वरण आ रहा है तो त्वरण भी इसी तरह से सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि एक समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और जब उसका मतलब मंदन कहते हैं, और जब उसमें बढ़ता है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। अब दिया है वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे चलती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मौत का कुआं आप देखा होगा कि वृत्त के समान होती है, गोले के रूप में। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहती है, और जब वो असमान चाल से चलती है तो उसको असमान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा जो है प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, इसीलिए वह त्वरित गति कहलाती है। कोणीय वेग, कोणीय वेग की बात कीजिए, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितनी कोण से घूम जाती है उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, मतलब जितना एंगल बनाया और जितना समय लिया, जितना कोण बनाया, कोण बटे समय, ये होता है कोणीय वेग। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्त मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वृत्त के परिधि गुनी n, मतलब दूरी होता है क्या, चाल बराबर होता है जैसे दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल गुने समय, तो वृत्त के परिधि गुने n, 2 पाई r n, यदि यही उसकी रेखीय चाल होगी 2 पाई r n, v बराबर 2 पाई r n। उसी को 2 पाई n को जब ओमेगा लिखे तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, ये एक संबंध है, ओमेगा बराबर 2 पाई n लेकिन v बराबर ओमेगा आर। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग, कोणीय चाल गुने त्रिज्या, ये रेखीय चाल कहलाती है। अब यहाँ है न्यूटन के गति के नियम। भौतिकी के पिता, आप देखिए भौतिकी के पिता जो न्यूटन हैं, उन्होंने जो है 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। आप पुस्तक का नाम रखना है कि गति के नियम को प्रतिपादित सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था, तो प्रिंसिपिया में, ये देखिए यहाँ
प्रिंसिपिया जो है, प्रिंसिपिया यहाँ दिया हुआ है, ये सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। इन्होंने जो गति दिए थे वो तीन प्रकार के गति दिए थे। उन्होंने न्यूटन का अब नियम दिए थे, वो पहला नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ये दिया था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, इनका कहने का मतलब यदि कोई वस्तु अस्थिर है या रुका हुआ है, और यदि कोई वस्तु चल रहा है, यानी कोई रुकी हुई है तो वो हमेशा चाहता है कि हम रुके रहें, और कोई चलते हुए रहती है तो वो सोचती है कि हमेशा चलते रहें। और जो है इसका वो जो है, अगर आप जब भी आप बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो जो है वहीं रुका रहेगा। ये तो देखने की बात है, क्योंकि आप जैसे स्पीड गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो आप ब्रेक लगाते हैं, यानी बाहरी बल लगाते हैं तभी जाके रुकती है, नहीं तो वो चलते ही रहना चाहती है। और रुकी हुई चीज़ों को जब आप जो है जब तक उसको आप धकेलते नहीं है तो फिर वो चलती नहीं है, तो उसका भी प्रथम नियम है। अब कह रहे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गैलीलियो का नियम, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम वो होता है जैसे रुकी हुई रहती है उस टाइम, तो वस्तु में वो जड़त्व वाला गुण रहता है, तो इसलिए उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा है बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब देखिए जड़त्व क्या है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यानी जड़त्व जो है, जब आप एक्सटर्नल बल नहीं लगाते हैं तो जो वस्तु जिस तरह से है उसी तरह से अपना पड़ा हुआ है, तो उसी में जड़त्व का कॉन्सेप्ट आता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है। ये आपको याद रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की सिर्फ क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है। तो अब बल की परिभाषा क्या कहती है? बल की परिभाषा कर रही है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन है। कह रहा है कि बल जो है किसी वस्तु में आप जो है लगाइएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होगा, इसीलिए जो है मतलब जिधर मुँह आप जो है धक्का मारिएगा उधर ही जाएगा, तो इसी तरह से उसमें एक डायरेक्शन भी होता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। अब दिया जड़त्व के कुछ उदाहरण। जड़त्व के कुछ उदाहरण दिया ठहरी हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जड़त्व से। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं रेलगाड़ी पे या बस में ही बैठे रहते हैं, जब एकाएक चलती है आपका ध्यान कहीं और रहता है, मान लीजिएगा पकड़े हुए नहीं हैं और एकाएक चलना स्टार्ट कर देती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई चला कैसे गाड़ी चला रहा है, कैसे चलाते हो, तो इसमें आपका गलती होता है, लेकिन आप ड्राइवर को बोलते हैं। दूसरी बात वही होती है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री की आगे की ओर झुक जाते हैं। अब क्या होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, एकाएक ऐसा होता है एक ड्राइवर को अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है तो आप एकाएक आगे की ओर झुक जाते हैं, तो भी कहते हैं कि साला कैसे गाड़ी चला रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो है आप पकड़े हुए नहीं थे। अब उसके कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। कंबल को झाड़ते हैं, बड़ी गंदा हो गया है कंबल, तो अब कैसे झाड़ते हैं उसको, हाथ से पकड़ लेते हैं, डंडा से पूरा पीटते हैं तो उससे धूल कण निकलते हैं। वो ही जड़त्व का उदाहरण है। अब दूसरा है संवेग। संवेग हो गया समवेग, द्रव्यमान और वेग दोनों होता है इसमें, तो इसलिए संवेग होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल। मान लीजिए कि कोई वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा और उसका जब अकेला द्रव्यमान है तो वहाँ सिर्फ जड़त्व आएगा, लेकिन जब वस्तु अब स्पीड से चलना स्टार्ट करेगी तो उसमें वेग भी आएगी, तो वेग और द्रव्यमान को जब आप गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा संवेग। संवेग एक तरह से सदिश राशि है, क्योंकि आप वेग जो है किसी जैसे ही वेग आएगा तो वेग आने का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में जाना, तो संवेग आपका एक सदिश राशि इस तरह से हो जाएगा। इसका मात्रक जो है किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड। देखिए वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, यानी संवेग का मात्रक है। अब कह रहा है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अभी आपने देखा था कि संवेग क्या होता है कि वेग गुना द्रव्यमान। अब कह रहा है कि आप संवेग में ही परिवर्तन कर दीजिए, तो मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी जो है जितना बल लगाइएगा वस्तु को संवेग उतना ही होगा। यही जो है कहलाता है संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। संवेग परिवर्तन अब बल की दिशा में, जिधर बल लगाइएगा उधर ही संवेग होगा, क्योंकि वेग तो उधर ही जाएगी जिधर आप वस्तु को लगाएंगे बल उसी ओर चलेगी। तो उसी में कह रहा है कि अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है।
अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का देखिए परिभाषा यहाँ नहीं निकल रहा है, यहाँ फार्मूला निकल रहा है, सूत्र निकल रहा है। F बराबर ma, आप सब दिन पढ़ते हैं, बच्चों वाली काम है। F बराबर ma, ये कहाँ से आता है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। जब भी आप जो है संवेग में परिवर्तन कीजिएगा, यानी F बराबर होगा, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे F जो है, मान लीजिए F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m इंटू वी के, मतलब इसमें चेंज कीजिएगा m dmv अपॉन dt। लेकिन होता क्या है यहाँ आगे देखिएगा कि द्रव्यमान आपका जो है यहाँ ये इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है हो जाता है। तो वेलोसिटी का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इससे पीछे पड़े थे त्वरण। तो यहीं से आता है F बराबर m इंटू ए। यहाँ से जो आपका जो नया फार्मूला बनता है F बराबर m इंटू, सॉरी यहाँ नहीं आ रहा है, फिर से बता देते हैं कि F बराबर m इंटू ए। ये कहाँ से आया? dv अपॉन dt से, यहीं से a आया है। तो F बराबर m है। इस तरह से आपका जो है यहाँ सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब कह रहा है कि नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब कह रहा है न्यूटन के तृतीय गति नियम। अब कह रहा है न्यूटन के तृतीय गति के नियम कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाली पीछे की ओर धक्का लगने। इससे आप बंदूक से गोली चलाइएगा, देखिएगा पीछे की ओर धक्का मारती है। अब नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर जाना। आप नाव पे चढ़े हुए हैं, एकाएक जो है शरारती बच्चे नाव से कूदना चाहते हैं। जैसे ही आप नाव से कूदिएगा तो यानी पीछे की ओर भी एक बल लगता है। वही कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। अब दूसरा, रॉकेट को उड़ाने में, रॉकेट को भी उड़ाइएगा तो उसका धुआं जो है नीचे की ओर बल लगाती है और वो अपने ऊपर की ओर उड़ती है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संवेग। जैसे कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, सिस्टम में ही कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वहीं से संवेग का कॉन्सेप्ट आता है। और दूसरा है आवेग। आवेग कहता है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो आवेग भी इस तरह से आपका एक सदिश राशि होगा, क्योंकि सदिश राशि देखिए यहाँ बल और समय अंतराल। बल तो आपका सदिश राशि है, किसी दिशा में ही जाएगा। जैसे आप क्रिकेट में खेलते होंगे तो क्रिकेट के बल्ले से गेंद पे जो बल लगता है वो आवेग ही होता है। क्योंकि मान लीजिए कि थोड़ा समय के लिए बॉल टकराती है बल्ले में और किसी एक जिस दिशा में बल्ले आप चलाते हैं उसी दिशा में चल जाती है, तो उसी तरह से सब कम समय अंतराल में ही उस पर बल लगता है, तो उसी को आवेग कहते हैं। आवेग अब बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। संवेग में परिवर्तन को आप देख ही चुके हैं। तो इसी तरह से आवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि जिस दिशा में बल आ जाएगी उसी तरह में आवेग आएगा, जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा। इसका जो है एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे जिसमें आपको किसका मात्रक कैसे निकालेंगे आसानी से मैं बताऊँगा। दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब वृत्त के यानी बीच में वृत्त के केंद्र में, मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है। अब इस पे जो है इसके केंद्र में बात करते हैं। इसके केंद्र में जो लगेगा बल, इसके केंद्र में यहाँ पे जो लगेगा इसके साइड इधर की ओर जो बल लगेगा इधर की ओर, उसी को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। यानी इसके केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्तमार्ग पर चल नहीं सकती है। अब देखिए अगर ये बल नहीं रहेगा तो इस केंद्र की ओर जो बल लगती है, अगर यहाँ जो है इस पे इसके साइड में बल नहीं लगता है तो क्या होगा, केंद्रीय यहाँ से जो है वस्तु जो मान लीजिए कि यहाँ से बाहर की ओर फेंका जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इस गति को चलाने के लिए, वृत्त पे चलाने के लिए, किसी वस्तु को वृत्त पर चलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो उसके केंद्र की ओर लगती है। इसी कहते हैं अभिकेंद्रीय, मतलब सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की ओर जो लगता है सेंट्रीपिटल, मतलब सभी जितने भी होते हैं उसका बल वो सेंटर को पीटते हैं। देखिए नाम में ही कम, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर को ही पीट रहे हैं अपने बल लगा लगा के।
तो सेंट्रीपिटल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब क्या है, इस बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर, अगर ये बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, वस्तु बाहर की ओर फेंका जाएगा, तो वो नहीं गति कर पाएगा। अब दूसरा चलते हैं, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के, यानी m द्रव्यमान का पिंड है, मतलब कोई वस्तु है जो v चाल से चल रही है, r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो उस पर जो है कार्यकारी वृत्त के केंद्र की जो बल लगता है वो कितना होता है, mv²/r। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कि mv²/r जो है उसका बल होता है। इसी तरह से एक अपकेंद्रीय बल होते हैं जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल जो है छद्म बल यानी झूठा बल कहलाता है या जड़त्वीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा है जड़त्वीय बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है। अब जो है देखिए, अपकेंद्रीय बल जो है, इससे पहले देखे थे सेंट्रीपिटल, अब जो है सेंट्रीफ्यूगल है। ये जो है, ये बल जो है, अब इसका कहने का मतलब ये बल जो है इसकी बाहर की साइड लगती है, ये बल बाहर की साइड ही लगती है, बाहर की साइड लगती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल, यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत। तो इसको अगर जो है आप एग्जाम में याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कपड़ा से सुखाने की मशीन, यानी क्या होता है कि कपड़ा से मैल को बल से बाहर खींचा जाता है, यानी जब बल बाहर की ओर लगेगा तब गंदा निकलेगा बाहर, तो कपड़ा सुखाने की मशीन होती है। और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, दूध से मक्खन जो है बाहर निकालते हैं, यानी बल बाहर की ओर लगाते हैं तो निकलता है। तो इस तरह से केंद्र से बाहर की ओर जो अपकेंद्रीय बल में बल लगता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कपड़ा में जो गंदा होता है उससे भी बाहर निकालते हैं, और दूध में जो क्रीम होता है उसको भी, मक्खन को भी बाहर निकालते हैं, और बल जो है इसमें बाहर की ओर ही लगना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, और इसका एग्जाम्पल है किसका, अपकेंद्रीय बल की जो सेंट्रीफ्यूगल कहलाते हैं, जिसमें जो है बल केंद्र की बाहर की ओर लगती है। इस तरह से आप जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में अंतर कर सकते हैं। और आज जो है मैं यहीं तक इस वीडियो को रहने देता हूँ। इसके बाद जो है फिर एक नोट देख लीजिए कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है। देखिए, अब जिसे यहाँ नोट में दिया इसको पढ़ लेना जरूरी है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभार बाहर की ओर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ नोट दिया था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। अब जो है इसका आगे जो भी चैप्टर आएगा, जैसे बलाघूर्ण है, सरल मशीन है, उत्तोलक, ये सभी का मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि ताकि आपको याद भी हो जाए। उसके बाद कार्य शक्ति धीरे धीरे जो है सभी आपको बताएंगे। और इसका अगले वीडियो केमिस्ट्री का भी आएगा और बायोलॉजी का भी, इस तरह से एक एक चैप्टर का वीडियो आपको बताएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और इससे जो है सेट भी, इसका जो है लूसेंट का एक साइंस का सेट आता है, उससे भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक एक सेट का भी लाएंगे ताकि क्वेश्चन हर हाल में पकड़ा जाए और साइंस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए, थैंक यू। और जितने लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, थैंक यू।